2.5 Accounting Standards. Accounting standards are written policy document covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो एक पॉलिसी की तरह होता है, एक रिटन पॉलिसी की तरह होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, जो कि हमें ये बताता है कि हमें जो अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है, किस तरीके से मेजर करना है, कैसे ट्रीट करना है और लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है। मतलब क्योंकि अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो सभी कंपनी अलग अलग पॉलिसी यूज़ कर सकती हैं, और अगर अलग अलग पॉलिसी यूज़ करेंगी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा वो कंपेरेबल नहीं रहेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेरेबल बनाने के लिए जो ICAI है वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च करता है, जो जिसमें कि ये बताया जाता है कि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है उसे किस तरीके से बनाना है, उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है और किस तरीके से डिस्क्लोज करना है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एन ऑथोरेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन अवर कंट्री। तो जैसे कि मैंने बताया ICAI एक प्रोफेशनल बॉडी है हमारे कंट्री में, जो कि ये बताता है, जो कि इशूड किया जाता है उनके द्वारा, कि वो उसके ऑथर होते हैं, मतलब कि जो ICAI है वही हमें बताता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से प्रोवाइड करना है। फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू एलिमिनेट नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इनहेंसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्यों लॉन्च किया जाता है, इसका मेन मोटिव यही रहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी ला पाए और जो कंपेरेबिलिटी होती है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग कंपनी की हैं वो कंपेरेबल हो पाए और कंपेरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जा सके। फिर सेकेंडली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो जो और दूसरा मेन मोटिव क्या होता है इसका, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी लॉन्च कर पाए और जो भी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए वो सभी चीज़ें अच्छी तरीके से डिस्क्लोज हो पाए। मतलब कि जो कंपनी है अगर अपनी मर्ज़ी से कोई पॉलिसी बना लेगी तो वो कुछ चाहेगी तो जो यूज़र्स हैं उनसे छुपा भी सकती है। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई रहती हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो जो भी कंपनी होगी उससे अच्छी तरीके से डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। फिर in addition to improving credibility of accounting data, accounting standard enhance comparability of financial statements both intra and inter enterprises। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कंपेरेबिलिटी को बढ़ा देता है अकाउंटिंग के, चाहे वो इंट्रा इंट्रा एंटरप्राइज में हो या इंटर एंटरप्राइज में हो। इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है कि एक तो मतलब कंपनी के ही इस पीरियड और उस पीरियड में, मतलब अभी वाले पीरियड में और या फिर पिछले वाले पीरियड में, मतलब 2020 टू 2019 में, 2014-15 में और 19-20 में, दोनों में क्या क्या अंतर है, किस चीज़ों में कंपनी ने इम्प्रूव किया है, किस चीज़ों में कंपनी लॉस में गई है, ये सारी चीज़ें बता पाए। और इंटर एंटरप्राइज मतलब कि दो एंटरप्राइज में, मतलब कि मेरी कंपनी और दूसरे की कंपनी, दोनों की कंपनी में क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें ख़राब हैं, ये सभी चीज़ें कंपेरेबल हो पाएँ। सच कंपैरिजंस आर वेरी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ फर्म्स परफॉर्म्स बाय द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो कंपैरिजन होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमें किस चीज़ों पर कितना ध्यान देना चाहिए। बाकी फिर आगे, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी यूजर्स तक पहुंचाता है, उस किसी भी एंटरप्राइज के इन्फॉर्मेशन को। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स ओनली इफ इट पोजेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूज़र्स तक पहुंचाते हैं, इनमें सिर्फ क्या यही हमें चाहिए होता है कि फुल डिस्क्लोजर हो और यूनिफॉर्म वे में हो। मतलब कि आज एक पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं कल दूसरी पॉलिसी यूज़ करेंगे, तो ये सभी चीज़ें यूनिफॉर्म वे में नहीं हो पाएंगी। इसीलिए एक ही पॉलिसी को मेंटेन करते हुए हमें यूनिफॉर्म वे में
अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, और कंपेरेबिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है, और फुल डिस्क्लोजर हमें देना रहता है। मतलब कि हम कुछ भी चीज़ें छुपा छुपा के नहीं कर सकते। कितना प्रॉफिट हम ले रहे हैं आपसे, कितना लॉस में हम जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग जो भी एंटरप्राइज होता है उससे डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर देयर कैन बी अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स विच मे बी यूज्ड बाय एनी बिजनेस एंटिटी। और हाँ, इसके अलावा अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दी जाती हैं। मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ होती हैं और अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट द स्कोप ऑफ दूज अल्टरनेटिव विच फुलफिल द बेसिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा स्कोप फैसिलिटेट करता है, मतलब ये सभी पॉलिसीज़ को साथ में लेकर चलता है। मतलब इस पॉलिसी में अगर ये कहा गया कि इस चीज़ को डिस्क्लोज करना है, भले ही वो दूसरी पॉलिसी में ना कहा गया हो, लेकिन अगर एक पॉलिसी में कहा है तो हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो जोड़ा जाएगा, और फिर हमें जो भी डिस्क्लोजर देना है वो देना पड़ेगा। फिर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन एलिमिनेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हमें हेल्प करता है जो भी यूनिफॉर्मिटी बना के यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखता है। मतलब कि एलिमिनेट करता है वेरिएशन के, मतलब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी वेरिएशन होगा वो हटा देता है। वो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही तरह की रहेंगी। भले ही प्रॉफिट लॉस ऑफकोर्स अलग रहेगा हो सकता है, लेकिन जो तरीका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, जो भी पॉलिसी मेंटेन करने का, वो सेम रहेगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच में नॉट बी रिक्वायर्ड बाई लॉ, बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भले ही जो उसका जो डिस्क्लोजर है वो कई बार हो सकता है कि लॉ के लिए ज़रूरी ना हो, पर फिर भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको कई बार वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेकर चलता है, और उसे भी एक एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनीज। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये भी फैसिलिटेट करता है कि वो कंपेरेबिलिटी मेंटेन करके रखता है, और कंपेरेबिलिटी बना के रखता है कि इंटर और इंट्रा कंपनीज में जो भी प्रॉफिट लॉस का जो अंतर होगा वो सभी चीज़ें कंपेयर करके रखता है, कंपेरेबल वे में रहता है। फिर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक चॉइस बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स डिफिकल्ट टू अप्लाई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो चॉइसेस बना देता है, जो कि कई बार सोचने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है कि हम इस पॉलिसी को अपनाएं कि दूसरी पॉलिसी को अपनाएं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बेटर कोई पॉलिसी हो किसी के पास, तो हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है और चॉइसेस बना देता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है डिसाइड करने में। फिर इट इज़ रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल एकदम से हटा देता है। क्योंकि जो एंटरप्राइज है, अगर वो चाहता है कि वो कुछ चीज़ें कम डिस्क्लोज करे, मतलब जो चीज़ें उसे नहीं बतानी है ना, या फिर वो चाहता है कि मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊं, लेकिन तो वो ये नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक फ्रेम्ड वर्क है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए अगर कोई एंटरप्राइज चाहता है कि मैं कुछ ज़्यादा बताऊं अपनी कंपनी के बारे में, तो वो नहीं बता पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम से हट जाती है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवर राइड द स्टैच्यू, द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन एन एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस। जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया, सेकंड में भी वैसे ही है कुछ, है ना, कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक फ्रेम्ड वर्क है, वो बिल्कुल चेंज हो नहीं सकती। तो हमें उसी को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से अपने ही एंटरप्राइज पे कुछ चेंजेस नहीं ला सकते हैं। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सभी पर मतलब सभी टाइप्स ऑफ बिजनेस सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्ट किस पे एक्सेप्टेबल नहीं है? वो उसी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सेप्ट नहीं है जो कि चैरिटेबल पर्पस
पे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई चैरिटी के लिए काम कर रहा है या कोई अनाथ आश्रम है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज यहाँ पे बिना किसी अर्निंग के मोटिव से काम किया जाता है। अगर आप कोई बिजनेस चला कोई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और उसमें से आप बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उसमें आपको आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप गेन अर्न कर रहे हो, तो आपके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होगा, पार्टनरशिप में भी होगा, सोसाइटीज़ में होगा, ट्रस्ट में होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें भी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी होगा, कंपनीज में तो होगा ही। फिर आ जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें क्या है, देयर हैव बीन वास्ट चेंज इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो विद द इमरजेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने की वजह से, लिबरलाइजेशन एक जगह पे दूसरे जगह पे रहने के, प्राइवेटाइजेशन वगैरह से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं बिजनेस इकोनॉमिक सिनेरियो में, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। The advent of transnational cooperation in search of funds in order to sustain their ongoing operation, in addition to fueling the growth of economy, has resulted in rising capital globally. तो जो ट्रांसलेशनल कॉपरेशन जो होते हैं, फंड्स जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं ग्लोबल लेवल में, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में यही है कि मतलब जैसे हम पहले के टाइम पे तो हम लोग एक ही कंट्री में बिजनेस करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग इसका सीधा साधा कहने का यही मोटिव है कि आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ एक कंट्री पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी सारे कंट्रीज, मतलब एक देश में सामान बना के दूसरे देश पर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम ग्लोबल लेवल पे ग्लोबली अपना कैपिटल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल की कंपनी है, वो अमेरिका की कंपनी है एप्पल, तो वो इंडिया में भी बिक रहा है। तो जो एप्पल कंपनी है, वो दूसरे देश पर, इंडिया पे भी अपना बिजनेस चला रहा है ना, तो वही ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर कटिंग अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो अब मान लीजिए अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और होगा, यहाँ का अकाउंटिंग, मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको समझा देता हूँ इकट्ठा। तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो आईएफआरएस क्या करता है, मान लीजिए कि अगर अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में भी बिजनेस कर रहा है, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, अमेरिका का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्पल कंपनी को देना पड़ेगा, तो वो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा कि अमेरिका का करेगा? आखिर बिजनेस तो वो दोनों जगह कर रहा है ना, तो दोनों जगह से वो पैसे अर्न कर रहा है, तो दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देने ही पड़ेंगे, है ना। तो अब जो एप्पल कंपनी है, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर, अमेरिका के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा कि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जो आईएफआरएस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो है, वो क्या करता है, वो बनाता है अपने से अलग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देता है वो, जो कि सभी कंट्री, मतलब अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दो कंट्रीज पर बिजनेस कर रही है, तो वो आईएफआरएस के दिए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी उस हिसाब से। फिर नीड ऑफ फॉर आईएफआरएस। अब हमें आईएफआरएस क्यों चाहिए, यही तो मैंने अभी बताया। तो अब क्या है, द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स in the financial accounts. There is a need of consistent way of deciding which element required recognition and measurement, and how information is presented in financial statement. Hence IFRS helps to prevent material manipulation or errors in financial statement. तो जो IFRS है,
वो क्या करता है, वो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए काफ़ी मदद करता है, कंपेरेबिलिटी मेंटेन करके रखता है और कंसिस्टेंट वे में वो डिसाइड करता है कि किन एलिमेंट्स को हमें लेना है, रिकॉग्नाइज करना है, किस एलिमेंट्स को हमें मेजर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें दिखाना है। मतलब IFRS जो है वो अपना एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लेता है, और जो भी ग्लोबली बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कंपनीज ग्लोबली बिजनेस कर रही हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है, और उस बेसिस पर क्या बोलते हैं, जो भी कंपनी है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फिर सेकंड क्या है, IFRS हेल्प्स इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। अनलेस अकाउंटिंग एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, डिफरेंट countries will apply different set of accounting rules and regulations are prevalent in each country. This will restrict uniformity and comparability of financial statement. Hence IFRS promotes global standard for each of business growth. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो IFRS है वो ग्लोबल हार्मोनाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब दूसरी दूसरी कंट्रीज़ जो होती हैं उनका अलग अलग अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है बिजनेस चलाने का। तो इसीलिए जो IFRS है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन, मतलब अगर दूसरा दूसरा रूल रहेगा, दूसरा दूसरा बिजनेस रहेगा, तो जो भी कंपनी होगी वो उनमें यूनिफॉर्म वे में काम नहीं कर पाएगी, मतलब कभी इस कंट्री का फॉलो कर लेगी, कभी दूसरी कंट्री का फॉलो कर लेगी, जो कि यूनिफॉर्म वे में बिल्कुल नहीं रहेगा और ना ही कंपेरेबल रहेगा। तो IFRS क्या करता है, वो एक सिंगल पाथ बता देता है कि हाँ भैया, अगर आप ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो तो आपको इसे मेंटेन करके रखना है, इस बेसिस पर आपको अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर इट फैसिलिटेट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। द कन्वर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड अचीव सस्टेनेबल बेनिफिट फॉर एंड कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें क्या है कि जो IFRS है वो फैसिलिटेट करता है कि आप ग्लोबली इन्वेस्ट कर सको, मतलब कि एक बंदा जो है वो बिज़नेस जो चला रहा है, उसको उसको ये फ्री फ्लो, वो सस्टेनेबल वे में अपने आराम से वो ग्लोबली बिजनेस कर सकता है, ग्लोबल वे में इन्वेस्ट कर सकता है। अदरवाइज़ अगर IFRS कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी नहीं, IFRS रहेगी ही नहीं, तो कोई भी इंसान अगर ग्लोबली बिजनेस करना चाहेगा, ग्लोबल वे में इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर IFRS है ना, तो IFRS है तो अब ग्लोबल वे में वो इन्वेस्ट कर सकता है और सस्टेनेबल बेनिफिट अचीव कर सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर ग्लोबल वे में, मतलब एक बंदा है अगर ग्लोबल वे में बिजनेस करना चाहता है तो उसे IFRS चाहिए होगा। अगर IFRS रहेगा ही नहीं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं उस कंट्री में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ेंगे, और हो सकता है उसके दूसरे कंट्री के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने की वजह से मैं अपने कंट्री का रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए अगर IFRS है तो उस बंदे को पता रहेगा कि हाँ भैया, अगर मैं ग्लोबल वे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इस IFRS का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो यही दिया है इसमें, यही है बेनिफिट्स। आगे का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।